हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अविस्तंभ मूल किससे वृद्धि करती है? अविस्तंभ मूल को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेल्ट रूट, और ये एक प्रकार की अपस्थानिक मूल है। तो अपस्थानिक मूल है, और आपको पता है कि अपस्थानिक मूलें पौधे के किसी भी भाग से निकल आती हैं। तो यहाँ पर स्टिल्ट रूट की जब हम बात करेंगे तो इस प्रकार से, जैसे ये तना है तो तने पे उपस्थित होती है पर्व और पर्व संधियां। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पर्व और पर्व संधियां क्या होती हैं, जिसे इंग्लिश में हम नोड और इंटरनोड कहते हैं। तो ये आपकी नोड है, और नोड के बीच वाला भाग होता है, इसे हम कहते हैं इंटरनोड। इसे हम कहते हैं इंटरनोड। अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो नोड को कहा जाता है पर्व संधि, पर्व संधि, और इंटरनोड को कहा जाता है पर्व। आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है निचली पर्व से, दूसरा ऑप्शन है निचली पर्व संधियों से, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऊपरी पर्व संधियों से, और आपको चौथा दिया हुआ है ऊपरी पर्वों से। तो देखिए, जहां पे पर्व आएगा वो तो आप लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पर्व से ये ओरिजिनेट नहीं होगी। जब नोड आपको दिया हुआ है तो बेसिक फंक्शन तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो नोड का ही होता है, तो पर्व आप लगाएंगे नहीं, यहाँ पे पर्व नहीं आएगा, यहाँ पर भी पर्व नहीं आएगा। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, निचली पर्व संधि या ऊपरी पर्व संधि। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? निचली पर्व संधि से। इस प्रकार से ये इसका कुछ भाग इस तरह से भूमिगत होता है, लेकिन तने के नीचले वाली पर्व संधि से ये जड़ें इस प्रकार निकलती हैं। इन्हें हम कहते हैं स्टिल्ट रूट, इन्हें कहा जाता है स्टिल्ट रूट, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बरगद के वृक्ष में प्रोप या स्तंभ मूल है। तो बरगद के वृक्ष में जो प्रोप रूट निकलती है, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, तो उसकी शाखाओं से नीचे की तरफ जड़ें निकलती हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जो जड़ें हैं वो लटकी हुई रहती हैं, उन्हें जटा भी कहा जाता है, और इसे प्रोप रूट भी कहा जाता है, इसे स्तंभ मूल भी कहा जाता है। तो ये कैसी है? ये मालाकार मूल है, या ये मूसलाकार मूल है, या अपस्थानिक है, या द्वितीयक मूल है? तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये एक प्रकार की अपस्थानिक मूल है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? अपस्थानिक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मिलीमीटर से अधिक मूल गोप किसका क्षेत्र है? कुछ मिलीमीटर से अधिक मूल गोप किसका क्षेत्र है? जब हम मूल की बात करते हैं तो ये आपका मूल गोप वाला हिस्सा होता है। इस वाले हिस्से में ये वाला विभज्योतकी क्षेत्र है, फिर ये वाला आपका दीर्घीकरण क्षेत्र है, फिर ये आपका परिपक्वन क्षेत्र है। ठीक, और मूल के जो शीर्ष वाला भाग होता है वहां से क्वेश्चन बनता भी है कि मूल के शीर्ष में कौन कौन से भाग हैं। विभज्योतकी भाग है, मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन है, एलोंगेशन रीजन है, और मैचुरेशन रीजन है। तो इस तरह से वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वाला रीजन होता है मूल गोप वाला रीजन, और ये मूल गोप रीजन ये कौन से क्षेत्र में आता है? ये मूल रोम वाले क्षेत्र में नहीं आता है, मूल रोम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। दीर्घीकरण इससे ऊपर जो परिपक्व क्षेत्र है वहां पर मूल रोम उपस्थित होता है। विभज्योतकी क्षेत्र जो कि यहाँ पर उपस्थित है, इस वाले क्षेत्र में ही ये उपस्थित होगा, विभज्योतकी क्षेत्र। और इसके ऊपर उपस्थित है एलोंगेशन रीजन, जिसे हम दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक है, तो अब आपको आंसर भी पता लग गया कि इसका आंसर क्या आएगा? विभज्योतकी क्षेत्र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, केला, अनानास, क्राइसेंथेमम में आधारीय शाखाओं से पार्श्वी शाखाएं बनती हैं तथा मुख्य तने का भूमिगत भाग इसके पश्चात पर्णिल प्ररोह में तृतीयक वृद्धि होती है। यह शाखाएं क्या कहलाती हैं? देखिए, केले की बात है तो केला है, अनानास है, क्राइसेंथेमम है, इनमें आधारीय शाखाओं से पार्श्वीय शाखाएं बनती हैं तथा मुख्य तने का भूमिगत भाग इसके पश्चात पर्णिल प्ररोह में
तृतीयक वृद्धि है और यह शाखाएं कहलाती हैं। तो इन शाखाओं को हम कहते हैं चूषक, इन शाखाओं को चूषक कहा जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है रनर, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है चूषक और तीसरा ऑप्शन दिया है कुंभीरूपी और चौथा ऑप्शन है पर्णाभ वृंत। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? चूषक। शूल किससे विकसित होते हैं? शूल, तो शूल किससे विकसित होते हैं? इसमें लिखा है जड़ से, जड़ से बिल्कुल नहीं होते, पत्ती से, अक्षीय कलिका से या पुष्पावली वृंत से। तो शूल, जब हम थ्रोन्स की बात करते हैं, शूल को थ्रोन्स कहा जाता है, हिंदी में कांटे भी कहा जाता है। और ये कांटे कहाँ से निकलते हैं? तो ये एक्सिलरी बड से निकलते हैं। जो एक्सिलरी बड होती है, अक्षीय कलिकाएं होती हैं, वहां से ये निकलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये सुरक्षा के पर्पज से होती है। जो पौधे होते हैं ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर मतलब या अपने शरीर पर या अपने पौधे पर, पौधे के जो भाग होता है उसके ऊपर शूल ये बना लेते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है आलू के कंद की आंखें हैं। तो आलू के कंद की आंखें क्या है? अक्षीय कलिका है, मूल कलिका है या पुष्प कलिका है या प्ररोह कलिका है? तो आलू के ऊपर जो आंखें पाई जाती हैं, इस पे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है कि आलू की आंखें जो कि नोड पे रखी हुई है उस पे भी, क्योंकि पर्व और पर्व संधियां होती हैं आलू पर भी, और आलू एक प्रकार का तना है। ठीक है, तो ये आलू एक प्रकार का तना है और इस पर ये देखिए ये नोड है और इस पर ये कलिका है। ठीक, और फिर ये इस तरह से पत्र कलिका द्वारा ढकी हुई है ना, पत्र के द्वारा, शल्क पत्र के द्वारा ढकी हुई है, स्केली लीव के द्वारा ढकी हुई है। तो ये एक प्रकार की नोड है और यहाँ पर ये कलिका है, इसे हम कहते हैं अक्षीय कलिका। ये एक प्रकार की अक्षीय कलिका है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आ चुका है। नेक्स्ट, जमीकंद एक तना है क्योंकि यह भोजन संग्रहण करता है, यह मूलांकर से उत्पन्न होता है और यह भूमिगत होता है और इसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो जमीकंद एक तना है, जमीकंद एक प्रकार का तना है क्योंकि यह भोजन संग्रहण करता है, मूलांकुर से उत्पन्न होता है या भूमिगत होता है या इसमें पर्व संधियां पाई जाती है। आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये तना है, क्योंकि हमने तने का रूपांतरण भी देखा है, हमने जड़ों के रूपांतरण भी देखे हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा तना है और कौन सा यहाँ पर आपके जड़ है। जैसे शकरकंद है तो शकरकंद तना है या जड़ है, उसी तरह से आलू है तो आलू तना है या जड़ है। तो आप किस प्रकार से इसे याद रखेंगे? जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो और जब आप अपनी थ्योरी पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी पार्ट को पढ़ते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर पर्व और पर्व संधि है तो वो तना है। तो जैसे आपने आलू को देखा, आलू के पास में पर्व व पर्व संधि है, आप अरबी देखते हो उसके पास में पर्व व पर्व संधि है, इसके अतिरिक्त अदरक है उसके पास पर्व व पर्व संधि है। तो ये सब क्या है? तना है। इस तरह से आपको याद रखना है। उसी प्रकार से यदि हम गाजर को ले लें, अब गाजर तना है या फिर गाजर जड़ है, तो ये भी आपको बताना है कि उसके ऊपर क्या पर्व और पर्व संधि है। उसी प्रकार से मैंने भी शकरकंद का एग्जाम्पल लिया था, शकरकंद के बारे में। तो ये हमारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा? फोर्थ, क्योंकि इसके ऊपर पर्व और पर्व संधियां होती हैं जमीकंद के ऊपर, इसीलिए वो तना है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भोजन का संचय हो गया इसलिए वो तना हो गया, ऐसा नहीं है। तना हम उसे ही कहते हैं, तने की पहचान होती है कि उसके पास में पर्व है, पर्व संधि है, ठीक है, और उसके पास में शाखाएं, तो वो एक तना है। ठीक, आगे चलेंगे। तना निम्न में से कितने लक्षण प्रदर्शित करता है? अब तने के लक्षण एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं कि हम किसे तना मानेंगे, तो तने के क्या क्या लक्षण हैं। पहला लिखा हुआ है अक्ष का आरोही भाग।
अक्ष का आरोही भाग, मतलब ये अक्ष जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, तो ये अक्ष का आरोही भाग। दूसरा, इसका निर्माण प्रांकुर से होता है, तो बिल्कुल सही बात है कि जब बीज की बात करते हैं तो बीज में मूलांकुर से मूल उत्पन्न होती है और प्रांकुर से तना उत्पन्न होता है। तो प्रांकुर यहाँ पे तने का निर्माण करता है और मूलांकुर किसका निर्माण करता है? मूल का निर्माण करता है। ठीक है, पर्व, संध्या व पर्व ये भी सही है। कलिकाओं की उपस्थिति ये भी सही है। समांगी प्रकृति नहीं होती है, विषमांगी प्रकृति का होता है। अंतरजात शाखाएं होती हैं, तो अंतरजात शाखाएं भी इसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अंतरजात शाखाएं नहीं होती हैं, सारी शाखाएं बहिर्जात ही होती हैं। अंतरजात शाखाएं मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप बता सकते हैं, पहला बिल्कुल सही है कि ये आरोही क्रम में ही वृद्धि करती है। इसके पास पर्व और पर्व संधियां होती हैं। इसके अतिरिक्त जो तना है तो इसके पास में कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो आपका आंसर क्या है? आंसर है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये तीनों सही हैं। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ ये नहीं होगा, बाकी ये सारी चीजें एक तने में उपस्थित होती है, तो आंसर आ जाएगा आपके सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से तने को घेरने वाले पर्णाधार की उपस्थिति किसका लक्षण है? आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से तने को घेरने वाला पर्णाधार की उपस्थिति किसका लक्षण है? एक बीजपत्री पादपों का, फर्न का, साइकस का, नारियल का। तो देखिए, पर्णाधार तने को घेर लेता है और ये एक बीजपत्री पादपों का लक्षण है। आपने ऐसा देखा होगा गेहूं के अंदर। ठीक है, गेहूं के अंदर जितने भी एक बीजपत्री पादप हैं, यदि आप उन्हें गौर से जाके देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो पर्णाधार होता है वो तने को घेर लेता है। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, तो आपने कहाँ पे देखा है ऐसा? आपने एलोवेरा में देखा होगा कि एलोवेरा में जो कांटे हैं वो उसकी पत्तियां हैं, और जो एलोवेरा का जो गूदेदार भाग है वो उसका तना है। ठीक उसी प्रकार से नागफनी में भी ऐसा ही होता है। तो अधिकतर जीरोफिटिक प्लांट्स में तो ऐसा ही पाया जाता है। फिर भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सिल्क कॉटन है, नागफनी है, मटर है और प्याज है। तो अब आंसर आपको पता लग ही गया है कि जीरोफिटिक प्लांट्स में नागफनी, यहाँ पर जो कांटे हैं वो पत्तियों का रूपांतरण है, और जो उसका गूदेदार भाग है वो तने का रूपांतरण है। और ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि नींबू पे जो कांटे हैं वो किसका रूपांतरण है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और वो आपको याद रखना है। पर्णाधार किसमें फूलकर पर्णवृंत तल्प बनाता है? तो पर्णवृंत तल्प किसमें बनता है? पर्णाधार फूलकर कुछ लेग्यूमिनेसी पादपों में, कुछ क्रूसीफॉर्म में, कुछ एक बीजपत्री पादपों में और कुछ साइकेड्स में। तो यहाँ पे पर्णाधार किसमें फूलकर पर्णवृंत तल्प बनाता है? तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट, कि कुछ लेग्यूमिनेसी पादपों में जो पर्णाधार है ये फूलकर पर्णवृंत तल्प बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्रम को पहचानिए जहां पादप एकांतरित, विपरीत और चक्रिक पर्ण विन्यास दर्शाते हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है गुड़हल, दूसरा है कैलोट्रोपिस, तीसरा है एलेस्टोनिया, दूसरा है गुड़हल नीरियम कैलोट्रोपिस, और तीसरा है नीरियम कैलोट्रोपिस गुड़हल, और चौथा है कैलोट्रोपिस गुड़हल नीरियम। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का गिवन है डाटा कि गुड़हल के अंदर एकांतरित प्रकार का पाया जाता है, कैलोट्रोपिस के अंदर विपरीत प्रकार का पाया जाता है, और एलेस्टोनिया के अंदर चक्रित प्रकार का यहाँ पे पर्ण विन्यास पाया जाता है। तो ये जो पर्ण विन्यास है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी के टाइम में आप कोई सा भी एग्जाम दोगे तो वहां पे पर्ण विन्यास से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और आता ही आता है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि गुड़हल का पर्ण विन्यास कौन सा होता है।
ठीक है। एलस्टोनिया का कौन सा होता है, कैलोट्रोपिस का कौन सा होता है, तो गुड़हल का है एकांतरित, जिसे अल्टरनेट भी कहते हैं हम, और कैलोट्रोपिस का है अपोजिट, कैलोट्रोपिस का अपोजिट, और एलस्टोनिया का है चक्रिक। याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रखें कि गुड़हल का कैसा है, गुड़हल जैसे गुड़हल का मतलब जो चक्राकार है ना, ठीक, जैसे गाड़ी होती है तो गुड़हल से गाड़ी याद रखिए, और गाड़ी में ऐसे चक्कर जैसा होता है तो गुड़हल का चक्राकार, ठीक। फिर उसके बाद में गुड़हल का होता है एकांतरित, गुड़हल का होता है एकांतरित, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट, राइट। तो इसको कैसे याद रखेंगे, गुड़हल को एकांतरित ऐसे एका करके याद रख लो। कैलोट्रोपिस है तो कैलोट्रोपिस को, इसका तो अपोजिट है, इसका कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप इसको वैसे जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे फ्रिक्वेंटली तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो विपरीत है कैलोट्रोपिस का, और एलस्टोनिया का है चक्रिक। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन देखिए, अगेन यहाँ पे पर्ण विन्यास आ गया, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो आप देख रहे हो कि एक नोड पे एक लीफ है। जब एक नोड पे एक लीफ होती है तो इसे हम बोलते हैं एकांतरित, ठीक है, एक के बाद एक। तो यहाँ पे इसे अल्टरनेट कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा आपको दिया हुआ है एक नोड पे दो लीफ लगी हुई है अपोजिट, तो ये एक नोड पे दो लीफ लगी हुई है अपोजिट, जिसे हम कहते हैं विपरीत। ये चक्रिक है, क्योंकि ये चक्रिक जैसे इस प्रकार से आप देखो कि यहाँ पे ये एक नोड होती है और इस पे पत्तियों का पूरा झुंड है, पूरा चक्र है, तो इसे हम कहते हैं चक्रिक। तो यहाँ पर अब आपको मैच करके बताना है कि ए बी सी क्या है। तो ए आपका एकांतरित है, बी आपका अपोजिट है, सी आपका चक्रित है। तो आंसर आप मैच कर लीजिए, यहाँ पे आंसर आ रहा है आपके फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, पुष्प क्रम क्या है, पुष्प क्रम क्या है, पुष्प की व्यवस्था है, ठीक है। पुष्प क्रम को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। तो इनफ्लोरेसेंस क्या है, पुष्प की व्यवस्था है, केवल स्वपरागण सुनिश्चित करता है, पुष्प की सुरक्षा है, और फल का निर्माण है। तो जब भी पुष्प क्रम की बात आ जाए तो पुष्प क्रम क्या होता है, किसी अक्ष पर पुष्प की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहा जाता है। किसी भी एक अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर पुष्प की व्यवस्था, इसे हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। आंसर होगा आपका फर्स्ट। असीमाक्षी पुष्पक्रम में होता है, असीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत, पुष्पों की अग्राभिसारी व्यवस्था होती है, और आवृंती पुष्पों की उपस्थिति होती है, और मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करता है। देखिए यही डिफरेंस है एक ससीमाक्षी पुष्पक्रम में और असीमाक्षी पुष्पक्रम में। असीमाक्षी पुष्पक्रम में निरंतर वृद्धि होती रहती है, ठीक, और उसके एपिकल पे कभी भी वहां पर कोई पुष्प नहीं आता है, तो निरंतर उसके अक्ष की वृद्धि होती रहती है, लगातार नए पुष्प आते रहते हैं, पुराने पुष्प निकलते रहते हैं। लेकिन ससीमाक्षी में क्या होता है कि बिल्कुल एपिकल पे पुष्प आ जाता है, बिल्कुल अक्ष पर टॉप पर पुष्प आ जाता है, फ्लावर आ जाता है, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, अग्राभिसारी व्यवस्था है और निरंतर वृद्धि है, तो ये दोनों ही इसके आंसर होंगे फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 16, यूफोर्बिया के पुष्पक्रम में नर पुष्प तथा मादा पुष्प का अनुपात क्या होगा। यूफोर्बिया के पुष्पक्रम में नर पुष्प व मादा पुष्प का अनुपात क्या होगा। तो नर पुष्प काफी सारे होते हैं लेकिन मादा पुष्प एक ही होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक, अनेक, 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 और एक, और एक, और अनेक, और एक। तो यूफोर्बिया में ध्यान रखना है कि नर पुष्प कई सारे होते हैं लेकिन मादा पुष्प एक ही होता है। तो आंसर आपका आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए लक्षणों की सहायता से सही प्रकार का पुष्प क्रम चुनिए। आपको लक्षण दिए गए हैं और इनकी सहायता से आपको सही प्रकार का पुष्प क्रम बताना है। देखिए आप इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में रखना कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन हमें सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। आपको यहाँ पर एक बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन से लेकर एक एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करना है,
तब जाके आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बन पाएगा। क्योंकि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन भी हमको लगता है कि ये बहुत टफ है, क्योंकि ये एग्जाम की साइकोलॉजी होती है जो हमारे ऊपर हावी रहती है। इसीलिए हमें पूरी तरह से कि क्वेश्चन चाहे इजी लेवल का हो, चाहे मॉडरेट लेवल का हो, चाहे एडवांस लेवल का हो, हर तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाना है। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए लक्षणों की सहायता से सही प्रकार का पुष्पक्रम चुनिए। पहला है मुख्य अक्ष की असीमित वृद्धि, दूसरा है पुष्पों का अग्राभिसारी क्रम, और तीसरा है छोटा पुष्पावली वृंत, और चौथा यहाँ पे दिया हुआ है पुष्पावली वृंत के अलग अलग बिंदुओं से पुष्प की उत्पत्ति। फिफ्थ दिया है सभी पुष्पों के पुष्प वृंतों की लंबाई में भिन्नता। तो इसे हम क्या कहते हैं, सही प्रकार के पुष्प क्रम का चुनना है। ये स्पाइक है, ये समशीख है, ये छत्रक है, ये स्पैडिक्स है। तो पहले तो सारे स्टेटमेंट एक बार फिर हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे इसका आंसर देंगे। तो मुख्य अक्ष की असीमित वृद्धि है, जब मुख्य अक्ष की असीमित वृद्धि है तो ये असीमाक्षी प्रकार का क्रम होगा, और असीमाक्षी क्रम के फिर प्रकार हमको देख लेने हैं। दूसरा, पुष्पों का अग्राभिसारी क्रम में होना, छोटा पुष्पावली वृंत होना, पुष्पावली वृंत के अलग अलग बिंदुओं से पुष्पों की उत्पत्ति होना, और सभी पुष्पों के पुष्प वृंत की लंबाई भिन्न भिन्न होना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समशिख, इसे हम कहते हैं समशिख। चतुर्दीर्घी स्थिति किस में होती है? चतुर्दीर्घी जहाँ पे 2 छोटे होते हैं और 4 लंबे होते हैं। देखिए नाम से ही पता लग रहा है आपको चतुर्दीर्घी का मतलब क्या होता है, 4 बड़े, ठीक है। और चतुर्दीर्घी ये अवस्था पाई जाती है क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर में। क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी भी कहा जाता है, और इसका सबसे मुख्य उदाहरण है सरसों, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। कई बार अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी बताऊं कि पुष्प क्रम में से कौन से, पुष्प क्रम नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर फॉर्मूला। तो फ्लावर फॉर्मूला और फ्लावर डायग्राम जो आपको दिए गए हैं अलग अलग फैमिलीज के, तो आपको कौन से फैमिलीज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। लिलिएसी के अलावा आपके सोलेनेसी है, हाँ, लेकिन अभी कुछ सालों में लिलिएसी से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको पता है, यहाँ पे सरसों आएगा। टमाटर और नींबू में बीजांडन्यास कैसा होता है? देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नींबू का बीजांडन्यास आपको पता है, टमाटर का भी पता है कि ये एक प्रकार का, पहला दिया हुआ है सीमांत, दूसरा दिया है स्तंभीय, तीसरा दिया है भित्तीय, चौथा दिया है मुक्तक्षीय। तो ये एक प्रकार का स्तंभीय बीजांडन्यास है, ठीक है। ये कौन से प्रकार का बीजांडन्यास है? स्तंभीय प्रकार का बीजांडन्यास है। आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको भी पता है। नेक्स्ट है एक कोष्ठीय अंडाशय में एकल बीजांड का बीजांडन्यास है। एक कोष्ठीय अंडाशय है और उसमें एकल बीजांड का बीजांडन्यास क्या होगा? जब ऐसा होता है, एक कोष्ठीय होता है तो एकल बीजांड है, तो ये सिंपल सी बात है कि ये कौन सा है? आधारीय प्रकार का है, बेसल टाइप का है। पहला परिधीय, मुक्त, स्तंभीय और अक्षीय लिखा हुआ है, आपका आंसर होगा आधारीय। परिदल लग्न स्थिति किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? तो परिदल लग्न व्यवस्था क्या कहलाती है? पहले तो हम ये देख लेते हैं परिदल लग्न क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CA, ये गलत है। AG मतलब एंड्रोशियम गायनोशियम, यहाँ पे कोरोला एंड्रोशियम, यहाँ पे कैलेक्स और कोरोला, ये गलत है। ये है यहाँ पर पेरियंथ, ठीक है, और यहाँ पे आपके एंड्रोशियम, ठीक है, ये मेल। अब यहाँ पे यही अवस्था परिदल लग्न अवस्था होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं परिदल लग्न अवस्था। पेरियंथ और एंड्रोशियम आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक प्रकार का आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिया गया है, और इस वैक्सिलरी एस्टिवेशन में ध्वजक विन्यास में दल A, B, C के नाम बताइए। तो ये तो होता है आपका स्टैंडर्ड, ये होता है आपका स्टैंडर्ड, ये एक ही होता है, ये है आपके स्टैंडर्ड, तो इसको हम बोलते हैं विंग्स। इसे कहा जाता है विंग्स, और इसे कहा जाता है कील, ठीक। हिंदी में इसे मानक कहेंगे।
इसको कहेंगे पंख और इसे कहेंगे नौतल। तो आप देख लीजिए मैच किससे कर रहा है, मैच इससे कर रहा है फोर्थ वाले से। ए मानक है, बी पंख है, सी नौतल है। ओके और वैक्सिलरी एस्टिवेशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, मटर कुल में पाया जाता है। ठीक, आगे चलेंगे। यहाँ पे आपको ओवरी के बारे में बताया गया है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है, हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर, और फिर आपके इंफीरियर ओवरी के बारे में बताया गया है। तो आपको क्रम बताना है, कौन सा अधो जायांगीय, कौन सा परिजायांगीय, कौन सा जायांगोपरिक है। आपके लिए बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, देखते से ही आप बता देंगे कि अधो जायांगी कौन सा है, ये वाला अधो जायांगी है। ये परिजायांगी कौन सा है, ये वाला परिजायांगी है। ठीक, और जायांगोपरिक कौन सा है, तो ये वाला आपके जायांगोपरिक है। तो मैच किससे कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगातार, यही आपका आंसर होगा। ठीक, इनके एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं कि हाइपोगाइनस किसके पास है, एपिगाइनस किसके पास है, पेरिगाइनस किसके पास है, तो इनके एग्जाम्पल भी साथ के साथ आपको याद करते हुए जाने हैं। ठीक है, अब ये देखिए प्लेसेंटेशन से आ गया आपका दोबारा कि कौन सा प्लेसेंटेशन किसके पास है। तो अभी हमको मैच करना है सीमांतीय, अक्षीय, परिधीय, मुक्त केंद्रिकीय, आधारीय। वैसे तो आसान सा है, आप बता दोगे। आधारीय ई में आपके क्या आ जाएगा, ये फोर्थ आ जाएगा, आधारीय ये प्रकार वाला है। तो ई में फोर्थ, आप अब ये मैच करना है। ठीक है, तो ई में फोर्थ इसमें भी आ रहा है, फर्स्ट वाले में भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, फिर भी हम सारा मैच करेंगे। ए में आपके आ रहा है फिफ्थ, मटर, मटर के अंदर सीमांत होता है, मटर के अंदर होता है सीमांत, ए में आ रहा है आपके फिफ्थ। अक्षीय प्रकार का बीजांड न्यास किस में होता है, तो अक्षीय प्रकार का बीजांड न्यास होता है आपके बी में, डायएंथस और प्रीमरोज के अंदर। ये क्योंकि डायग्राम क्लियर नहीं है इसलिए, तो ये अक्षीय प्रकार का बीजांड न्यास है, ये अक्ष पर उपस्थित है, ये तो अक्षीय प्रकार का बीजांड न्यास, और ये डायएंथस और प्रीमरोज में होता है। ठीक, और परिधीय प्रकार का जिसे हम बोलते हैं पैराइटल प्रकार का, तो पैराइटल होता है आपके ए में तो आ रहा है फिफ्थ, ए में आ रहा है फिफ्थ और 5, बी में आ रहा है आपके, बी में आ रहा है सेकंड और फोर्थ। गुड़हल, टमाटर, नींबू, अक्षीय बीजांड न्यास होता है गुड़हल, टमाटर, नींबू में। परिधीय प्रकार का बीजांड न्यास किस में होता है, तो ये इसमें पाया जाता है, ये परिधीय प्रकार का है क्योंकि परिधि पर ये लगे हुए हैं बीजांड, परिधि पर बीजांड लगे हुए हैं। और परिधीय बीजांड न्यास किस में पाया जाता है, तो परिधीय बीजांड न्यास आपके पाया जाता है सरसों और आर्जिमोन में, सरसों और आर्जिमोन में। मुक्त केंद्र की कहाँ पर है, तो मुक्त केंद्र की इनमें से, क्योंकि डायग्राम क्लियर नहीं है, तो मुक्त केंद्र की है थर्ड, ये वाला मुक्त केंद्र की है, और इसका एग्जाम्पल आपके क्या होगा, सेकंड, डायएंथस एंड प्रीमरोज, ये मुक्त केंद्र की है। ठीक, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट आपका आंसर मैच हो रहा है। ए में आ रहा है आपके ये बीजांड न्यास, आपको मैच कर लेने, और एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। सीमांत का मटर है, ठीक है, अक्षीय का कौन सा है, तो अक्षीय का यहाँ पे दिया हुआ है गुड़हल, टमाटर, नींबू। परिधि के कौन से हैं, तो परिधि में आपके है सरसों और आर्जिमोन। मुक्त केंद्र की के लिए डायएंथस एंड प्रीमरोज। आधारीय किसके अंदर है, आधारीय के लिए सूरजमुखी और गेंदा। तो इस तरह से ट्रिक बना के आप कैसे भी करके इनको याद करिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते भी हैं, और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटनी के चैप्टर हैं, देखिए अगर आपको बायोटेक दे दिया जाए तो बायोटेक में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये ऐसे चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत लंबा चैप्टर है। उसी तरह से बायोटेक, कई सारे टॉपिक आते हैं इसके अंदर, बायोटेक के साथ साथ आपके सेल बायोलॉजी, कई सारे टॉपिक आते हैं। तो
किसी भी टॉपिक से कहीं से भी इंटर रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें हम आइडिया नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, लेकिन इनमें से ये फिक्स है, यही थ्योरी रहेगी, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो इनके टॉपिक्स भी कम है और इनको याद करना भी आसान है। इससे ज़्यादा आपसे क्या टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि आपको आरएनए फर्स्ट, आरएनए सेकंड, आरएनए थर्ड, पॉलीमरेज एंजाइम के फंक्शन याद रखने हैं, तो वो ज़्यादा टिपिकल है एज कम्पेयर टू इसके। तो इनको याद करना आसान है, इनको ट्रिक बना के आप याद करिए, जैसे भी आप याद रख सकते हैं। आभासी फल में क्या सम्मिलित है? सेब। सेब बिल्कुल आभासी है। अमरूद, आम, ठीक है, तो ये तो गलत है, अमरूद आम नहीं आएगा। स्ट्रॉबेरी और सेब और काजू, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है कि सेब और काजू ये दोनों ही आभासी प्रकार के फल हैं, ठीक है, ट्रू फ्रूट नहीं है ये। फिर इसके बाद में तीसरा दिया हुआ है स्ट्रॉबेरी, अनानास और टमाटर, तो टमाटर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। फिर फोर्थ अंजीर, टमाटर, अमरूद। तो अब यहाँ पे जो मोस्ट हमारा सबसे ज़्यादा जो मैच हो रहा है वो इससे हो रहा है, तो स्ट्रॉबेरी, सेब और काजू ये दोनों ही आभासी ये तीनों ही आभासी प्रकार के फल हैं। अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है? बाह्य फल भित्ति या भ्रूणपोष या बीज चोल या बीज? तो अनार का खाने वाला भाग कौन सा होता है? बीज चोल। हम जो अनार खा रहे हैं तो उसके बीज, और बीज है बिल्कुल सेंटर में बीज होता है, फिर उसके ऊपर बीज चोल होता है, जो गूदेदार वाला भाग होता है जो हमको मीठा लगता है वो बीज चोल है। तो आंसर आपके आ जाएगा थर्ड। कौन सा युग्म सही नहीं है? सेब पोम है, टमाटर बेरी है, बैंगन बेरी है, अंगूर बेलस्टा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही नहीं है कि अंगूर बेलोस्टा है, ठीक है, सेब पोम प्रकार का फल है, टमाटर बेरी है और बैंगन बेरी है। देखो जहां पर जैसे टमाटर है, बैंगन है, ये तो बेरी प्रकार का है, और आपको ये ध्यान रखना है कि नारियल कौन से प्रकार का फल है, ठीक है, सेब कौन से प्रकार का फल है। इन फल में से एक क्वेश्चन हर साल बनता है। फल में से पक्का है कि ये जैसे आम है तो ये कौन से प्रकार का फल है, तो ये तो पक्का इतने सालों से देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन फल में से आते ही आता है। नेक्स्ट आपके सही मिलान करना है। सिप्सेला, कैरियोप्सिस, पेपो और लेग्यूम, तो यहाँ पे फैमिली दी गई है, इस फैमिली से मैच करना है। पोएसी फैमिली में क्या आता है? कंपोजिट फैमिली में और पेपिलियोनेसी में, और कुकुरबिटेसी में कौन सा फल आता है? ठीक, तो मैच करते हैं। पहले ए का मैच करेंगे, ए पोएसी, तो पोएसी में आपके आता है कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस फल आता है पोएसी के अंदर। फिर कंपोजिटी, तो कंपोजिटी में आता है सिप्सेला, सिप्सेला है कंपोजिटी में। फिर पैपो की बात करें तो ये तो मैच भी हो रहा है, आई थिंक नहीं मैच नहीं हो रहा है, पैपो के अंदर आता है आपके कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी ये पैपो के अंदर आ जाएगा। और फिर आपका है लेग्यूम, लेग्यूम तो डी में आएगा आपके कुकुरबिटेसी, और फिर लेग्यूम आएगा पेपिलियोनेट में, लेग्यूम आएगा पेपिलियोनेट में। तो इस तरह से आप मैच करिए, आपका आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है? ए में आ रहा है आपके सेकंड, ए मतलब सिप्सेला, इसमें आ रहा है कंपोजिटी से ये बिलोंग करता है। फिर बी में आ रहा है आपके फर्स्ट, बी में फर्स्ट, तो सिप्सेला बी में आ रहा है आपके फर्स्ट, मतलब ए सिप्सेला ए में आ रहा है सेकंड, ये पोएसी आ रहा है आपके कैरियोप्सिस में, कंपोजिट आ रहा है सिप्सेला में। तो मैचिंग हो रही है इस वाले से, फोर्थ वाले से मैचिंग हो रही है, इससे मैचिंग नहीं है, हालांकि ये भी यहाँ पे मैच कर रहा है लेकिन ये आगे की मैचिंग नहीं है, तो आंसर आपका होगा फोर्थ। नेक्स्ट है 29। अब यहाँ पे आम का डायग्राम दिया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन है और ए बी सी डी बताना है आपको। आप देखते से बता दोगे ए क्या है? ए यहाँ पे बाह्य फल भित्ति है, ये है आपके बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। बी जो खाने वाला भाग है ये है आपका मध्य फल भित्ति, मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति जिसे आप खाते हैं, मध्य फल भित्ति। सी वाला पार्ट, तो सी वाला पार्ट है आपका अंतः फल भित्ति, और डी तो आप जानते ही हैं अंतः फल भित्ति।
और डी वाले को जानते हैं कि डी आपका बीज है। तो आंसर देखेंगे, पहला है बाह्य फलभित्ति, मध्य फलभित्ति, अंतः फलभित्ति। और ये आपके ध्यान रखना है, मीजोकार्प, एंडोकार्प, पेरिकार्प जो भी हैं आपके सारे, एपिकार्प, तो ये सारे आपके फ्रूट वॉल ध्यान रखना है। कौन सा पार्ट खाने वाला है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आम का कौन सा खाने वाला भाग है, तो मध्य फलभित्ति जिसे खाया जाता है, और अंदर की तरफ उपस्थित है बीज। तो मैच हो रहा है यहाँ पे सेकंड से। एल्यूरोन परत किससे निर्मित होती है, इसको कैसे याद रखा जाए, एल्यूरोन परत किससे निर्मित होती है। देखिए आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, आपने हरित लवक या प्लास्टिड के प्रकार पढ़े थे। तो एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्लोरोप्लास्ट जो आपने पढ़ा है। तो ल्यूकोप्लास्ट के हमने 3 प्रकार पढ़े थे, अगर आपको पता है तो। ल्यूकोप्लास्ट के 3 प्रकार हमने पढ़े थे। एक है इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये वसा का संचय करता है। एल्यूरोप्लास्ट, ये इलियोप्लास्ट ये वसा का संचय करता है। एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन का संचय करता है। और लास्ट है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट है शर्करा के संचय के लिए, तो ये जो एल्यूरोन नाम है ये आया है एल्यूरोप्लास्ट से। और एल्यूरोप्लास्ट करता है प्रोटीन का संचय, तो वहीं से आप समझ जाएंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्च, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रोटीन और चौथा ऑप्शन दिया है लिपिड। अब आप समझ गए होंगे कि आंसर यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मक्का के दाने में भ्रूण में बड़े ढाल की आकृति वाले बीज पत्र को क्या कहा जाता है। प्रांकुर चोल कहते हैं, एल्यूरोन कहते हैं, मुलांकुर चोल कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम तो हम सबने देखा है कि ये एंडोस्पर्म है और इस एंडोस्पर्म के ऊपर एक लेयर होती है, इसे बोलते हैं एल्यूरोन की परत कहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये स्क्यूटेलम होता है। फिर स्क्यूटेलम के नीचे की तरफ यहाँ पे ये वाला पार्ट स्क्यूटेलम है, ये प्रांकुर है, ये मुलांकुर है। तो इसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। जो बीज पत्र है यहाँ पर बड़ी ढाल वाला बीज पत्र, तो इसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम। ओके, नेक्स्ट देखिए डायग्राम अगेन दोबारा आया है। आवृत बीजी पादप के बीज का है, इसके लिए सही विकल्प चुनिए। द्विबीजपत्री भ्रूणपोष, द्विबीजपत्री अभ्रूणपोष। तो ये एक बीजपत्री है और ये भ्रूणपोषी प्रकार का है। एक बीजपत्री बीज है और भ्रूणपोषी प्रकार का बीज है। नेक्स्ट है, निम्न में से कितनी संरचनाएं केवल एक बीजपत्री बीज में ही पाई जाती हैं। एल्यूरोन परत, एक बीजपत्री बीज के बारे में पूछा है, तो एल्यूरोन परत पाई जाती है। बीजपत्र, मुलांकुर, प्रांकुर, प्रांकुर चोल और मुलांकुर चोल। तो हमें बताना है कि कौन सी संरचना यहाँ पर केवल एक बीजपत्री में ही पाई जाएगी। तो एल्यूरोन परत ये सिर्फ एक बीजपत्री में ही पाया जाता है। मुलांकुर चोल, प्रांकुर चोल, मुलांकुर और प्रांकुर, और इसी के साथ साथ बीजपत्र। यहाँ पे जो बीजपत्र की मैं बात कर रही हूँ वो स्क्यूटेलम की बात कर रही हूँ। मुलांकुर और प्रांकुर चोल और मुलांकुर चोल। तो अब यहाँ पे जो है मुलांकुर भी पाया जाता है, प्रांकुर भी पाया जाता है एक बीजपत्र में, ठीक, और मुलांकुर चोल और प्रांकुर चोल। तो मुलांकुर चोल, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ये हमने किसके अंदर देखे, एक बीजपत्री बीज के अंदर देखे हैं। और तो अब मुलांकुर, प्रांकुर, प्रांकुर चोल, ये सारी चीजें होती हैं आपके द्विबीजपत्री बीज में भी होती हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे समिति के बारे में बताया गया है। ये समिति है, एक आपका एक व्यास समिति है, एक त्रिज्या समिति। बताना है कौन सा त्रिज्या समिति, कौन सा एक व्यास समिति। तो देखिए ये आपका त्रिज्या समिति है, इसे हम कहते हैं त्रिज्या समिति। ये उसी तरह से है जिस तरह से हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है। तो एनिमल किंगडम में भी आपने पढ़ा है ना, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। तो ये जो त्रिज्या समिति है ये बिल्कुल रेडियल सिमेट्री जैसी है,
ठीक है। और उसी प्रकार से एक व्यास सममिति जिसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री जैसा होता है, ठीक, जिससे अगर बीच में से काटेंगे तो राइट और लेफ्ट बिल्कुल आइडेंटिकल मिलना चाहिए। और उसी प्रकार से रेडियल सिमेट्री है, तो रेडियल सिमेट्री जिसे हम त्रिज्या सममिति कहते हैं, तो आप किसी भी अक्ष से काटें लेकिन बराबर मिलना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं त्रिज्या सममिति। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेकंड। समअंडपी, अधोजायांगी तथा अक्षीय बीजांड न्यास युक्त त्रिकोष्ठीय अंडाशय किस में पाया जाता है? लिलिएसी, कुकुरबिटेसी, रेननकुलेसी, इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ा सा टिपिकल हो गया आपके लिए इसका आंसर देना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो हमारे लिए इनका आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है समअंडपी, अधोजायांगी, अक्षीय बीजांड न्यास और युक्त त्रिकोष्ठीय अंडाशय किस में पाया जाता है? अब केवल एक लाइन के आधार पे आप आंसर दे सकते हो। एक लाइन क्या है? त्रिकोष्ठीय, मतलब जो पुष्प है आपका वो त्रितयी प्रकार का पुष्प है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिलिएसी। ठीक, आगे चलेंगे। कॉल्चीसीन किसके सदस्य से प्राप्त होता है? सोलेनेसी, लिलिएसी, फैबेसी और ब्रेसिकेसी। आपको पता है कि कॉल्चीसीन किस में आता है? लिलिएसी में आता है। नेक्स्ट है ट्राइफोलियम किस पादप कुल से संबंधित है? क्रूसीफेरी, फैबेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी। तो ट्राइफोलियम यहाँ पे आपके फैबेसी से रिलेटेड है, आंसर आएगा सेकंड। निम्न में से कौन सा कुल परिदल, अब वापिस वही क्वेश्चन आ गया है, और परिदल है और तृतीय अवस्था में पाया तो इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप आराम से बता दोगे तृतीय पुष्प किसके पास है? सोलेनेसी के, लेग्यूमिनेसी, लिलिएसी के पास में और क्रूसीफेरी के पास में। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? लिलिएसी के पास में। अब यहाँ पे आप देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है। एक वनस्पति विज्ञान का विद्यार्थी है और एक पादप का अध्ययन करता है। वह उस पादप के पुष्प में निम्न लक्षणों का विश्लेषण करता है कि उसके पास में सहपत्र है, मतलब ब्रैक्ट है, बाह्य दलों में कोरस्पर्शी विन्यास है, ठीक, दलों में ध्वजीय विन्यास है और द्विसंघीय अवस्था है। अब तो आप समझ गए होंगे, द्विसंघीय अवस्था आ गई, ध्वजीय विन्यास आ गया, तो आप आराम से समझ गए। और एक अंडपी जायांग है, सीमांती बीजांड न्यास के साथ है, अंडाशय एक कोष्ठीय पादप पुष्प हो सकता है। आराम से आप बता सकते हैं कि ये पुष्प किसका होगा। ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का है, पाइसम सटाइपम का है, एलियम सीपा का है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का है। जब आपके सामने 2 पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि ध्वजीय विन्यास है और द्विसंघीय अवस्था है, तो अब आप आंसर कौन सा देंगे? पाइसम सटाइपम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फ्लावर फॉर्मूला दिया गया है, फ्लोरल डायग्राम दिया गया है, इसको देखकर आपको सही फ्लावर फॉर्मूला बताना है। तो आप बता सकते हैं सममिति कौन सी है, इसमें कौन सी प्रकार की सममिति आएगी। यहाँ पे 5 प्रकार के बाह्य दल हैं, फिर अंदर की तरफ भी दल हैं, तो इसमें कौन से प्रकार की सममिति है? और त्रिज्या सममिति है या एक व्यास सममिति है? तो इसमें आपको एक व्यास प्रकार की सममिति दिखाई दे रही है। ये एक प्रकार का द्विलिंगी पुष्प है या एक लिंगी पुष्प है, आप देख सकते हैं। इसमें 5 यहाँ पे कैलिक्स है, कोरोला में 1+2+2 कंडीशन है, 1+2+2 कंडीशन, तो ये आसान सा है, आपने पढ़ा भी है 9+1, और ये इसकी ओवरी, तो अब आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये इसकी मैचिंग हो रही है इससे। अब यहाँ पे और से मैचिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि ये त्रिज्या सममिति है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। इधर देखें तो यहाँ पर इससे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे इसने 1+1 2+2 को ढंग से मैच नहीं कर रखा है, अलग से यहाँ पे 1+2+2 बताया हुआ है, इसीलिए अब आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए आपके सामने यहाँ पे फ्लावर डायग्राम है, और डायग्राम देखते से आप आराम से समझ गए कि ये तृतीय अवस्था है इस पुष्प की। फ्लोरल डायग्राम से आप समझ गए हो। अब आप बता सकते हो, पहला लिखा हुआ है लिलिएसी आभ्रूणपोषी प्रकार का बीज है, लिलिएसी शल्क कंद और घनकंद है, सोलेनेसी शल्क कंद या घनकंद है, या फैबेसी है, या एक व्यास सममिति है। तो देखिए ये आपके लिलिएसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है और ये शल्ककंद और घनकंद का है, तो आंसर आपके आ जाएगा सेकंड। पंचतई पुष्प के बारे में पूछा है।
पंचते त्रिज्या सममित तिर्यक पट युक्त द्विअंडपी अंडाशय वह संपुट व बेरी प्रकार का फल पाया जाता है। अब आपको एक हिंट दे दी है कि पंचतेयी प्रकार का पुष्प है और बेरी फल है। लिलिएसी आएगा, लिलिएसी बिल्कुल नहीं आएगा, एस्टरेसी भी नहीं आएगा, ब्रेसिकेसी भी नहीं आएगा। तो अब आपका बचा क्या है? सोलेनेसी। आंसर आपका सोलेनेसी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब ये भी होता है कि फ्लावर फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला, इससे भी हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस साल भी एक क्वेश्चन था इससे, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन थे फ्लावर फॉर्मूला से भी और डायग्राम से भी। तो अब देखिए यहाँ पे सारा लाइन से आपको दिया गया है, मेरे ख्याल से इसको मैच करना है। ब्रेसिकेसी का बताना है, फैबेसी का बताना है, सोलेनेसी का बताना है, लिलिएसी का बताना है। आप आसानी से बता सकते हैं। लिलिएसी जिसमें त्रितय पुष्प होता है, सोलेनेसी जिसमें पंचतय होता है, ठीक है, फैबेसी ये आपके फैबेसी में भी बता सकते हैं, ब्रेसिकेसी जिसमें चतुर्दीर्घीय अवस्था होती है। तो देखते से आप आराम से बता दोगे। ए में ब्रेसिकेसी में ए में क्या आएगा? आपके 4th आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए 2+4 अवस्था यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये चतुर्दीर्घीय अवस्था। फिर उसके बाद में ये डायग्राम भी मैच करना है, तो डायग्राम आप बाद में मैच करते रहना, पहले आप फ्लोरल फॉर्मूला को मैच कर लीजिए। फिर उसके बाद में लिलिएसी का मैच कर लेते हैं। लिलिएसी में आपके डी में आ जाएगा फर्स्ट, तो डी में यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है। सोलेनेसी का भी मैच कर लेते हैं, इसमें आ जाएगा सेकंड, क्योंकि पंचतय अवस्था होती है, तो सी में सेकंड, ठीक है, डी में फर्स्ट, सी में सेकंड, और बी में आपके आ रहा है थर्ड, बी में आ रहा है आपके थर्ड, ठीक है। अब आपको ये फ्लोरल डायग्राम मैच करना है। तो फ्लोरल डायग्राम में अगर एक ही बात करें तो ये दूसरा वाला डायग्राम है, हालांकि डायग्राम क्लियर नहीं है, फिर भी अब जब आपके सामने क्वेश्चन आया है तो आपको साथ ही साथ जाके एक बार फ्लोरल डायग्राम भी देखना है। वैसे तो आसान है, फ्लोरल डायग्राम के ऊपर ही तो बेस होता है फ्लोरल फॉर्मूला। तो अगर फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है तो फ्लोरल डायग्राम भी आप बता सकते हो आसानी से। अब जैसे ये वाला है, डी है, तो डी में कौन सा आ जाएगा? 4th आ जाएगा। वो ऐसे ही पता लग रहा है कि डी में 4th आ जाएगा, क्योंकि ये त्रितय अवस्था इसमें दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से यहाँ पे दलों का विन्यास देख लीजिए आप, आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, पाइसम सटाइवम, सोलेनम नाइग्रम और एलियम सीपा, ये तीनों आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इवन आपका जो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है आपके लिविंग वर्ड में, उसमें भी आपको बताया गया है पाइसम ये सोलेनम नाइग्रम के बारे में, एलियम सीपा के बारे में, इनके जो फैमिली है, वंश वगैरह, जीनस है, वो भी आपको याद करके रखने हैं। तो बताना है कि ये कौन से कुल से बिलोंग करते हैं। पाइसम सटाइवम का आप जानते हैं कि ये फैबेसी से है। सोलेनम नाइग्रम में भी नाम से पता लग रहा है कि सोलेनेसी है। एलियम सीपा जो कि लिलिएसी से है, प्याज का भी आप जानते हैं। तो अब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? सेकंड। पाइसम सटाइवम फैबेसी, सोलेनम नाइग्रम जो कि मकोय है, इसको सोलेनेसी, और एलियम सीपा जो कि प्याज है, ये लिलिएसी कुल से आता है। तो आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, नारियल का पानी तथा इसका खाया जाने वाला भाग किसके तुल्य होता है? आसान सा क्वेश्चन है। नारियल का जो भी खाने वाला भाग है, जो खाने वाला भाग है जिसको हम गिरी कहते हैं, चटक कहते हैं, जो सफेद वाला भाग है वो भी भ्रूणपोष है, और जो पानी है वो भी भ्रूणपोष है। अंतर इतना सा है कि ये भ्रूणपोष 2 प्रकार का होता है। एक है कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष जो कि ठोस होता है, जिसे हम चटक या गिरी के रूप में खाते हैं, और जो पानी होता है वो भी केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष है। तो 2 प्रकार का भ्रूणपोष इसके अंदर पाया जाता है। हालांकि क्योंकि मुक्त केंद्रक विभाजन होता है, तो मुक्त केंद्रक विभाजन के बाद में उसमें भी कोशिका भित्ति बन जाती है, और वही पानी आगे जाके फिर चटक में परिवर्तित हो जाता है। तो नारियल के अंदर आसान सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो भ्रूणपोष है। तो ये क्या है? नारियल का पानी इसका भ्रूणपोष है। तो इस तरह से आपने देखे एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के 45 क्वेश्चन, लेकिन अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन और भी सारे हैं, और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो अभी इसके बाद में एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के और भी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।